मुसलमानों का मसीहा कौन है? कई मर्तबा विधानसभा चुनाव के साथ-साथ लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की राजनीति या इस तरह के मुद्दे राजनीति के इर्द-गिर्द आपने ज़रूर सुने होंगे। लेकिन जब इस तरह की राजनीति देश में की जाती है, तो एक मुसलमान के मन में उस वक़्त क्या होता है? और वो अवाम जिसके जिसके वोट बैंक के लिए कहीं न कहीं ये सब कुछ किया जाता है, वो लोग क्या सोचते हैं? अब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी होना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ-साथ देश के कई और ऐसे अहम मुद्दे जो सीधे-सीधे मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। उन पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कौसर जहाँ जो कि दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष हैं और बीजेपी नेता हैं। कौसर बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। कौसर क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की हम इस वक़्त बात कर रहे हैं और हम लगातार ये देख रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर सीधे-सीधे हमला बोल रही हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ़ जब चुनाव होते हैं या चुनाव का वक़्त होता है, तो मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है और क्या ये सिर्फ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही करती हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने मुसलमानों को राजनीतिक चश्मे से देखा है। कौम के लिए कोई ठोस काम तो किया नहीं है अभी तक। हुँ, जो स्थिति है फिलहाल मुसलमान कौम की, खास करके दिल्ली में, हुँ, पिछले 10 साल से माननीय अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता भोग रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस थी। तो जो कौम की हालत है, वो इतनी बदहाल नहीं होती कुछ अगर उन्होंने वाक़ई में कुछ किया होता हुँ, काम। अब आम आदमी पार्टी का आप देख लीजिए, जो मस्जिदों के इमाम हैं, हुँ, उनको ये झूठा झुनझुना थमा दिया इन्होंने। उनको तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं, अब वो परेशान होकर जो है बेचारे परेशान घूम रहे हैं वो। आप किसी भी इलाके में जाइए, किसी मुस्लिम एरिया में हुँ, जाइए, आप देखिए जो हालात हैं वहाँ पर, बेसिक जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, वो नहीं मिल पा रही हैं। हुँ, खाली वहाँ क्या, मैं तो पूरी दिल्ली की बात कर रही हूँ। हुँ, सेवर हो गया, पानी हो गया, आप देखिए ना क्या हाल है। हुँ, तो इन्होंने अगर वाक़ई में कुछ काम किया होता, तो ये हाल नहीं होता। और दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में बिल्कुल एक समान सभी को बिल्कुल अ, एक तरह से केंद्र की सारी जितनी योजनाएँ हैं, हुँ, उनका लाभ दिलवाया। हुँ, और मेरे ख़्याल से केंद्र की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग मुसलमान समाज है। हुँ। अच्छा कौसर अभी आपने ज़िक्र किया कि इमामों को सैलरी नहीं मिल रही है, इसको लेकर बीते दिनों भी हमने देखा बड़ी एक डिबेट यहाँ पर दिल्ली में ख़ास तौर पर रही। अब लेकिन उन्होंने तो ये ऐलान कर दिया कि भई सरकार बनी तो पुजारियों को भी हम सम्मान राशि देंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये महज़ चुनाव को लेकर घोषणाएँ की जाती हैं और फिर बाद में क्या वो पूरी नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार कर पा रही है? तो फिर आखिर दिल्ली की जनता कैसे विश्वास करे? आप ये देखिए, घोषणाएँ करने में तो हुँ, वो एक्सपर्ट हैं। हुँ, वो तो हर रोज़ उनका एक ट्वीट होता है कि हुँ, आज एक बड़ी घोषणा करूँगा। हुँ, लेकिन बस झूठे वादे करना और घोषणाओं करने में तो मेरे ख़्याल से उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं हुँ, सकता। लेकिन उन वादों को जो है पूरा भी तो करना होता है। हुँ, जो वादे वो जनता से करते हैं, हुँ, उसको तो वो भूल जाते हैं। हुँ, लेकिन अपना खुद का शीश महल तो उन्होंने बनवा लिया। अब शीश महल की बात आप करिए, आप देखिए ना कितना खर्चा उस पर किया गया है। यहाँ जो है दिल्ली की जनता त्रस्त है, परेशान है। लोगों की जो है बेसिक हुँ, सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं लोगों को यहाँ हुँ, पर। और मुख्यमंत्री साहब तो बताइए आलीशान घर में रह रहे हैं, जिसमें कि मतलब मैंने सुना है कि टॉयलेट तक गोल्ड प्लेटेड है। एसी लगे हैं, मतलब इतने महँगे-महँगे पर्दे लगे हैं। हुँ, तो फिर सारा पैसा कहाँ जा रहा है? हुँ, जो फंड है वो अगर इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर जनता का हित हुँ, कौन सोचेगा? हुँ। अच्छा मैं अब क्योंकि हम लगातार ख़ास तौर पर जब हम चुनाव में देखते हैं तो कुछ हमने चाहे हम स्पेसिफ़िक नेता की बात करें या कुछ पार्टियाँ जो इस तरह से हमने चुनाव प्रचार में भी देखा, वो कैसे मुस्लिम वोट बैंक को साधा जाए उसकी कोशिश करती है। मैं एआईएमआईएम की यहाँ पर बात करूँगी। असदुद्दीन ओवैसी खुद को चाहे कोई भी चुनाव हो, आपने देखा होगा चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा, कोई भी राज्य हो सकता है, वो मुसलमानों का मसीहा खुद को बताते हैं और अभी मैं आपको एक बार बता दूँ कौसर आपने ज़रूर सुना होगा ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों का आरोपी है, उसे चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो आपको लगता है कि सिर्फ़ एक वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के कैंडिडेट को चुनाव में उतारना कितना सही है? देखिए, ओवैसी साहब के विषय में तो
मतलब क्या कहा जाए, वो वो जो है मुसलमान कौम के लिए कुछ अच्छी चीज हो तो उसका विरोध सबसे पहले तो वही करते हैं। अब वक्त संशोधन का की बात करिए, आप देखिए ना उन्होंने कितना उसका विरोध किया है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? भाई वक्फ में संशोधन जो है पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए किया जा रहा है। कोई भी बोर्ड या निकाय में अगर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो जाए तो जाहिर सी बात है वो और ज्यादा मतलब उसकी फंक्शनिंग और अच्छे से होगी। और फिलहाल जो है वक्फ की हालत जो दिल्ली में है बहुत खराब है। वक्फ बोर्ड किस लिए बना है? वो बना था कि जो वीकर सेक्शन है मुसलमान कौम का उनकी मदद करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने उस पर कब्जा करके उसकी संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा था। तो अब जो है जो सरकार जो एक अच्छा कदम उठाना चाह रही है तो उसका तो वो विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब कौम की बेहतरी वो खुद नहीं चाहते। नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं, और जो भी वक्फ, अब क्योंकि आपने वक्फ का जिक्र किया, जो भी वक्फ वक्फ को लेकर विरोध कर रहा है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई इससे जो मुसलमानों की जमीन है वो ले ली जाएगी। तो मुसलमानों को बरगला कौन रहा है वक्फ पर? ले ली जाएगी क्या? जो मतलब जिस जमीन पर कब्जा हुआ है, इलीगल कब्जे हुए हैं, उनका सही इस्तेमाल किया जाएगा। और वक्त की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सही तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा। और देखिए उसकी उसकी ये जो संशोधन लाया जा रहा है, दिस इज बीइंग डन ताकि जो जो बेनिफिशियरीज हैं, जो वाकई में जरूरतमंद हैं बेचारे, उन तक उसका लाभ पहुंचे, जो कि अभी फिलहाल नहीं पहुंच रहा है। और वक्फ का कौसर मतलब भी ये होता है जो अल्लाह के नाम पर दिया जाए या उसके मदरसे बने, उसके कब्रिस्तान बने, जो कि ख़ास तौर पर मुस्लिम कौम उसका फ़ायदा कैसे उठा सके। लेकिन इसके नाम पर कई मर्तबा वो आंकड़ों में भी दर्ज है कि जो भ्रष्टाचार किए जाते हैं, किस तरह से जो ज़मीनें हैं उनका इस्तेमाल जब कब्रिस्तान के लिए कहा गया तो कब्रिस्तान के लिए हुआ ही नहीं, मदरसे के लिए कहा गया तो मदरसे के लिए नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि क्या उस समझ की कमी है, क्या उस मुस्लिम कौम को समझाने में कुछ दिक्कत होती है कि फिर उनको लगता है कि नहीं ये तो हमारी ज़मीन छीन रहे हैं, या फिर वो विरोध के सुर में विरोध करने लग जाते हैं? अब चलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है अमानतुल्लाह खान साहब, वो अध्यक्ष रहे हैं। उनका कार्यकाल मेरे ख्याल से 4-5 साल का जितना रहा है, उसमें आप देखिए कितना घोटाला हुआ है, कितने करोड़ों का हेर फेर हुआ है। क्या स्थिति है वक्फ बोर्ड की? जो बेचारी बेवा महिलाएं हैं उनको जो वेतन जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिल रहा है। कितने लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। और वहां पर जो भी भर्तियां हुई हैं सब उनके ही जानकार लोगों की भर्तियां हुई हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम चुनाव की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, और अगर आप दिल्ली में देखेंगे खास तौर पर, इससे पहले भी आपने सुना होगा जब सीएम, हालांकि अब तो आतिश ही हैं, लेकिन जब सीएम केजरीवाल भी रहे तो सीएम और एलजी की एक फाइट की बार बार खबरें सामने आती थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते रहे हैं कि भाई दिल्ली की सरकार तो काम करना चाहती है लेकिन केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। और कौसर, क्योंकि आप दिल्ली में बड़े सवाबों से कहा जाता है कि हज का आपको मौका मिलता है, और आप भी लोगों की उस तरह से मदद करके सवाब का ही काम कर रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या जो हाजी जब जब हज पर जाते हैं उसमें आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद क्या आप दिल्ली सरकार के पास, अगर आपको कोई ज़रूरत होती है तो आप दिल्ली सरकार के पास जाते हैं या फिर केंद्र सरकार का आपको दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है? देखिए मुझे उस हज कमेटी उस राज्य की हज कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है जहां ना एमसीडी में हमारी सरकार है और ना ही उस राज्य में हमारी सरकार है। तो और दिल्ली स्टेट हज कमेटी क्योंकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा इम्बार्केशन पॉइंट है, तो यहाँ से हम 6 और राज्य के हाजी जो है, जैसे यूपी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, हरियाणा, बिहार वगैरह के कुछ हाजी जो है जो कि दिल्ली से जाना प्रेफर करते हैं, तो वो हमारे यहाँ से जाते हैं। तो हमारे यहाँ पूरा हज कैंप लगता है। हमारा जो ऑफिस है तुर्कमान गेट पर रामलीला ग्राउंड में, वहाँ पे पूरा हज कैंप लगता है। वहाँ पर एमसीडी का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत काम होता है। अब दिल्ली हज कमेटी में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं, उसमें से एक सज्जन तो अभी कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि उनका कोई योगदान नहीं रहा है। उन पर कौम की खिदमत से ज्यादा राजनीतिक विरोध हावी है। उनके लिए जो है बस उनको क्योंकि भाजपा का अध्यक्ष है,
तो इसीलिए उन्हें जो है मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें उनके लिए कौम की खिदमत तो इज लास्ट प्रायोरिटी। हम्म, ये कितना पाक साफ, कितना अच्छा काम है, मतलब खिदमत खल्क है हम्म, ये मौका जो है हम्म, हाजियों की खिदमत करना। लेकिन मेरे ख्याल से इन सब बातों का कोई मतलब है नहीं उनके लिए। हम्म, तो मैं जो भी थोड़ा बहुत काम मैं कर पाई हूँ, हम्म, उसके लिए मुझे जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है, दिल्ली सरकार का तो कोई कोऑपरेशन नहीं रहा है। हम्म, मुझे जब भी कुछ चाहिए हुआ है, मैंने हमेशा केंद्र सरकार का दरवाज़ा खटखटाया है हम्म, और मुझे वहाँ से पूरा समर्थन मिला है। हम्म, और मुझे अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो है बिल्कुल ये डायरेक्शन दिया गया है हम्म, कि जो हमारे आज़मीन हज हैं, हम्म, उनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट सुविधाएँ हैं, हम्म, आप करिए और आपको जो सपोर्ट चाहिए आपको हमसे आप आइए हमारे पास। हम्म, और मुझे हमेशा मिला है वहाँ से हम्म, सपोर्ट। और मेरे ख्याल से ये बहुत गलत इल्ज़ाम है जो भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है हम्म, कि मुसलमान विरोधी हैं। हम्म, आप सोचिए ना, हज का काम तो भी मुसलमान कौम का ही काम है। हम्म, एक महिला को दिल्ली हज कमेटी का अध्यक्ष उन्होंने बनाया, हम्म, मुसलमान महिला को। और हाजियों के लिए जो है, जो भी हमारे आज़मीन हज के लिए जो भी उनकी सुविधाओं के लिए, हम्म, हज यात्रा के लिए जो भी चाहिए होता हम्म, है, पूरा सपोर्ट तो केंद्र सरकार से ही मिलता है। हम्म। बीते दिनों हमने देखा कि हज में महिलाएं बिना महरम के जा रही हैं। आपको क्या लगता है इसमें केंद्र सरकार का कितना योगदान है? और क्योंकि कौसर आप कई महिलाओं से मिलती होंगी, आप पिछले कुछ सालों में आपने किस तरह का बदलाव मुस्लिम महिलाओं में खास तौर पर देखा है? देखिए, इसमें तो मैं कहूँगी कि केंद्र सरकार का ही इसमें योगदान रहा हुँ, है, क्योंकि जब से ये फैसला आया था सऊदी सरकार हुँ, द्वारा कि कि महिलाएँ बिना महरम के जा सकती हैं हुँ, हज पर, तो आप देखिए ना, जो मैं बहुत खुशी के साथ और बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि संख्या हर साल बढ़ रही है। हुँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की हमारी विचारधारा ही यही है कि महिलाओं को सशक्त करना, उनको आगे बढ़ाना। हुँ, तो इसीलिए जो हमारी बहनें हैं, जो हुँ, बिना महरम के जो जो हज पर जा रही हैं, जो पहले एक शहर से दूसरे शहर जाने की हिम्मत नहीं हुँ, कर पाती थी, हुँ, आज वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जा रही हैं, हुँ, क्योंकि उन्हें भारतीय पासपोर्ट पर पूरा भरोसा है। हुँ, स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हुँ, हैं और केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट है। हुँ, मुझे भी यही कहा गया है कि जो हमारी बहनें जा रही हैं, मतलब हुँ, दे हैव टू बी टेकन स्पेशल केयर। हुँ, उनकी उनका जो है, उनकी अलग से ब्रीफिंग होती है, हुँ, उनका पूरा विशेष ख्याल रखा जाता है हुँ, हर चीज़ में। हुँ। और वो आत्मविश्वास जिसकी आप बात कर रही हैं, क्या वो आत्मविश्वास भी बढ़ा है बीते कुछ सालों में? जैसा आपने कहा कि शायद पहले इस तरह की तस्वीर हम नहीं देखते थे, लेकिन अब वो दूसरे देश जा रही हैं, वो हज पे जा रही हैं और महरम के बिना जा रही हैं। क्या वो आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हुई है? देखिए, बिल्कुल हुई है हुँ, और बल्कि वो महिलाएँ जो है माननीय मोदी जी को दुआएँ दे रही हैं हुँ, कि भई क्या आपकी वजह से ही हम हिम्मत कर पाए, हुँ, वरना अगर सरकार नहीं सपोर्ट करती या फिर उन्हें जो जो एक्स्ट्रा जो उन्हें मोटिवेशन हुँ, मिलना था वो नहीं हुँ, मिलता, तो फिर कैसे जा पाती? और हुँ, संख्या बढ़ रही है, आप देखिए ना, हुँ, 2023 में पूरे भारत से करीब 4300 बहनें गई थी। पिछले साल ये संख्या 5000 हो गई हुँ, और इंशाल्लाह इस साल और बढ़ेगी। हुँ। ठीक है, यानी कि तादाद में लगातार इज़ाफ़ा आप देख रही हैं। जी। कौसर, अब क्योंकि हम मोदी सरकार के अगर बीते कुछ साल में और ख़ास तौर पे जो मोदी सरकार का कार्यकाल रहा है, उसमें देखें तो मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ बड़े काम किए गए, जिसमें सबसे बड़ा रहा 3 तलाक। लेकिन आपने देखा उसका विरोध भी बहुत हुआ और ख़ास तौर पर जो पार्टियाँ जो मुस्लिम वोट बैंक के इर्द-गिर्द उनकी राजनीति ज़्यादातर हमने देखा है, उन्होंने कहीं न कहीं मुस्लिम महिलाओं को ये बताने की कोशिश की, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपने इस 3 तलाक या आने वाले समय में जिस भी तरह से अब हलाला का भी इससे पहले हमने देखा ज़िक्र हुआ, आपको क्या लगता है कि उससे कितना बदलाव आया है और वो मुस्लिम महिलाओं ने कितना समझा है कि मोदी सरकार ने उनके फ़ायदे के लिए किया? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी का हुँ, जो कार्यकाल रहा है हुँ, पिछले 10 सालों का, हुँ, उसी में जो है ये मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वाति नक्षत्र का युग है हुँ, रहा है। क्योंकि उनके लिए जितना सोचा गया या हुँ, फिर जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए, हुँ, वो इससे पहले ना कभी किसी ने सोचा हुँ, और ना हुआ। हुँ, आज मुसलमान महिलाएँ सशक्त हैं हुँ, और जो है उनका पोज़ीशन पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हुँ, ट्रिपल तलाक हटने के बाद हुँ, आप बताइए इससे पहले क्या स्थिति थी? वो एक पल में उस बेचारी महिला का पूरा जीवन बिखर जाता था। हुँ, तलाक, तलाक, तलाक। हुँ, लेकिन आज जो है, आज सबको पता है कि आप ये नहीं कर सकते। हुँ, आप अपनी बीवी को ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। हुँ,
और और मेरे ख्याल से और आज का मुसलमान भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि हम्म। हमारा विकास और अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ ही ये संभव है, हम्म। क्योंकि आज का मुसलमान भी देश की विकास यात्रा के साथ जुड़ना चाहता है हम्म। और ये समझते हैं कि हमें मुख्य धारा में लाने वाला एक ही आदमी है और वो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। हम्म। और देखिए, ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रही हूँ ना, इस बात का सबूत है जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं मुसलमानों के लिए, हम्म। इससे पहले तो किसी ने नहीं सोचा। हम्म। और इस पर तो मैं यही कहूंगी, मेरे ख्याल से जितनी पुरानी गलतियां हैं हम्म। उनका सुधार करना तो मेरे ख्याल से मोदी जी के ही भाग्य में लिखा है, हम्म। जो वो कर रहे हैं और किया है उन्होंने अपने हम्म। पिछले 10 साल के कार्यकाल में। हम्म। तो जो विपक्षी दल हैं, हम्म। तो उनको अगर वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी, उनको हम्म। कौन पूछेगा, आप तो ये बताइए। मुसलमान क्यों नहीं समझ पाता है कि ये सिर्फ चुनाव के समय पर हो रहा है, जिन बाकी पार्टियों का आप जिक्र कर रही हैं और लगातार चुनाव के दिल्ली चुनाव में हम देख रहे हैं, तो ये मुसलमान को समझने में कहाँ दिक्कत हो रही है? देखिए, मुसलमान जो है काफी हद तक समझ रहे हैं हम्म। और अभी थोड़ा सा समय लगेगा। हम्म। काफी हद तक तो समझ चुके हैं हम्म। और जो नहीं समझे हैं वो भी इंशाल्लाह समझ जाएंगे। मुझे हम्म। पूरा यकीन है कि समझ जाएंगे हम्म। कि उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है वोट हम्म। बैंक के हम्म। लिए। और सर, मैं थोड़ा-सा यहाँ पर संभल का भी ज़िक्र करूँगी और उसके बाद मोहन भागवत ने एक बयान दिया, हम उसकी भी बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि मुसलमान इस तरह के सर्वे से डर क्यों जाता है? अगर एएसआई की टीम सर्वे करती है, क्योंकि बीते दिनों मोहन भागवत का भी इस तरह का बयान सामने आया। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि संभल में हमने देखा और इससे पहले भी कई मर्तबा इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर मोहन भागवत का बयान सामने आया। कैसे आप इसको देखती हैं? देखिए, आदरणीय भागवत जी हमारे अभिभावक हैं हुँ। और आरएसएस मेरे ख्याल से कोई राजनीतिक संगठन तो नहीं हुँ। है। हमेशा संकट के समय, जरूरत के समय वो हुँ। जनता के साथ खड़े रहे हैं। हुँ। और भागवत साहब ने अगर कोई बात कही है तो जाहिर सी बातें सोच समझ कर कही होगी। हुँ। और इस बात पर मेरे ख्याल से सबको गौर करना चाहिए और अमल करना चाहिए। इन्होंने हुँ। बिल्कुल सही कहा है। ठीक है। अब एक बार फिर से, अब क्योंकि हम देश के मुसलमान की यहाँ पर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किया और आपने भी कहा कि बीते दिनों में हमने कुछ बदलाव भी यहाँ पर देखा है। अब क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, अब आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर वादे कर रही है कि महिलाओं को अगर सरकार बन गई तो 2100 रुपए दिए जाएँगे, पहले 1000 और उसके बाद फिर 1100। वो बुजुर्गों के लिए कुछ इस तरह के ऐलान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली का चुनाव इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं और बीजेपी के लिए कितनी स्ट्रांग तैयारी आपको नजर आ रही है? या फिर क्योंकि अब लंबा समय हो गया आम आदमी पार्टी के लिए भी, लेकिन आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। आप दिल्ली चुनाव को इस वक्त बीजेपी के लिहाज से कैसे देख रही हैं? देखिए, कांग्रेस की बात अगर करें तो अभी आपने देखा हुँ। होगा कि जो उनका जो नया मुख्यालय बना है हुँ। उसका नाम इन्होंने रखा है इंदिरा भवन। हुँ। तो यानी मतलब परिवारवाद हुँ। का तो कोई अंत ही नहीं है यहाँ पर। आप बताइए, सरदार मनमोहन सिंह साहब हुँ। का इतना बड़ा योगदान रहा है, वो हुँ। 2 टर्म प्रधानमंत्री रहे हैं, इनकी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, हुँ। मतलब इतने मतलब वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट रहे हैं, हुँ। तो मतलब उनका कोई वो नहीं है। हुँ। उसके बाहर मेरे ख्याल से पोस्टर भी लोगों ने लगाए थे कि भाई इस बिल्डिंग का नाम सरदार मनमोहन सिंह भवन रखा जाए, हुँ। लेकिन नहीं। अच्छा, ये जो है सरकार को कहते हैं कि आपने उन्हें सम्मानित नहीं किया। अरे, आपने जो है उनके नाम का मुख्यालय तक नहीं बना पाया। हुँ। वही चीज जो है प्रणब मुखर्जी साहब को, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सो ग्रेशियस ऑफ हिम, उनको सम्मानित किया उन्होंने। हुँ। अब कांग्रेस पार्टी को इस बात से भी दिक्कत है, उनको समस्या है इस चीज से भी। हुँ। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि नाम तो पहले से डिसाइड हो चुका था, यहाँ परिवारवाद की बात कहाँ से आ गई? तो आप ही के परिवार के व्यक्ति का नाम रखा जाएगा क्या? अगर नाम पहले से भी डिसाइड किया था तो आप किसी और का नाम रख लेते। हुँ। वो तो मार्ग भी उन्होंने शिफ्ट किया, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी नहीं, वो 9 ने कोटला करके किया, क्योंकि बीजेपी का ऑफिस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है और वो नहीं चाहते थे कि उनका जो पता है नए भवन का, वो वहाँ पर लगे। उन्होंने तो पता भी बदल दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये मतलब परिवारवाद को लेकर है, या क्योंकि
पोस्टर्स कई इस तरह के लगाए गए और फिर कांग्रेस का इस पर जवाब आया कि भाई हमने तो पहले से जो नाम है वो डिसाइड कर दिया था, तो इस पर राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। उन्होंने उन लोगों की तस्वीर भी उस मुख्यालय में लगाई जो शायद कभी कांग्रेस छोड़कर चले गए हों, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो कांग्रेस का उस वक्त रहे। आपने नाम पहले से डिसाइड कर हम्म। लिया तो लेकिन आपको अपने परिवार से बाहर और कोई व्यक्ति का नाम नहीं सूझा आपको। हम्म। और आम आदमी पार्टी में अभी आप देखिए अरविंद केजरीवाल साहब ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है अभी रिसेंटली, एक दो दिन पहले। हम्म। तो वो स्वयं को आम आदमी कहते हैं। हम्म। तो भाई आप अगर अपने आप को आम आदमी कहते हैं तो आपकी संपत्ति करोड़ों में कैसे हम्म। आ गई? उनकी उनकी धर्मपत्नी की दोनों की संपत्ति मिला के 4 करोड़ 23 लाख के आसपास कुछ ऐसे ही है। तो या तो आप अपने आप को आम आदमी मत कहिए, क्योंकि ये जब राजनीति में आए थे तो उस वक्त देखिए सबको लगा था कि भाई के चलिए एक अच्छा बदलाव होगा, एक अच्छे व्यक्ति आए हैं जो कि मतलब जो भी सिस्टम में खामियां हैं वो ठीक होने की उम्मीद है। उन्होंने कस्में खाई थी अपने बच्चों की कि जी मैं तो कुछ नहीं लूंगा, मैं तो बिल्कुल वैगन आर में घूम रहे थे एकदम साधारण व्यक्ति की तरह। तो फिर आज जो है शीश महल का क्या है? और जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो शराब घोटाला हुआ है, उसमें आप देखिए क्या हाल है। दिल्ली की जो माताएं बहनें हैं या फिर जो महिलाएं हैं दिल्ली की, वो आज इनको एक मुंह से 100 गालियां दे रही होंगी, और देती हैं क्योंकि किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा शराबी हो गया है। इन्होंने जो है दिल्ली की जनता को सही राह दिखाने के बजाय आपने जनता को भटकाया है। जनता को आप सशक्त नहीं करते हैं, अपने पे डिपेंडेंट बनाते हैं, आत्मनिर्भर करते हैं। क्योंकि बिकॉज इज इनसिक्योर, इनको पता है कि भाई जनता जिस दिन सशक्त हो गई उसके बाद जो है इनको कौन पूछेगा फिर। अच्छा, फिर केंद्र की जो योजनाएं हैं, खासकर ये आयुष्मान कार्ड योजना, आप देखिए ना, माननीय मोदी जी ने जो है दिल्ली की जनता से माफी मांगी कि भाई मैं आपसे माफी चाहता हूं कि इस योजना का लाभ आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि केजरीवाल साहब नहीं चाहते हैं। दिल्ली में आयुष्मान योजना नहीं लागू हो पा रही है ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री इलाज देंगे। वो उन्होंने जो संजीवनी योजना जिसका नाम दिया है कि सरकार बनी तो मुझे ये बताइए, योजना तो अभी आई है ना, इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले उन्हें चिंता नहीं थी दिल्ली की बुजुर्गों की। उन्हें अब होश आया है कि भाई दिल्ली में बुजुर्ग भी हैं और उनको भी इलाज की जरूरत है। ठीक है। और चुनाव प्रचार में भी क्योंकि खास तौर पर अब हम दिल्ली चुनाव की एक अवसर बात कर रहे हैं, तो इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, फिर इससे पहले हरियाणा में हुआ, और अब बीजेपी दिल्ली के लिए पूरी तरह से तैयार है। योगी आदित्यनाथ ने जो चुनाव प्रचार किया उसने बहुत अहम भूमिका निभाई, ऐसा खुद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी माना। ये अंदर खाने खबर सामने आई। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, एक नारा एक तरह से दिया, जिसको फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोहराया, एक है तो सेफ है। इस तरह का जो नारा है वो चुनाव में दिया गया। लेकिन कुछ नेताओं ने, कुछ पार्टियों ने इसको इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की कि ये सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब दिल्ली में भी चुनाव है, क्या लगता है आपको? आप देखिए महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार बहुत क्लियरली देखा गया है कि मुसलमान वर्ग का जो है ना वोट परसेंटेज बीजेपी के प्रति बड़ा है। तो मेरे ख्याल से दैट सेज इट ऑल। लेकिन हमने कई मर्तबा इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के नारे और ख़ास तौर पर चुनाव में सुने हैं। मैं एक इल्तिजा मुफ्ती के बयान का यहाँ पर जिक्र करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। इल्तिजा मुफ्ती, अब मुझे नहीं मालूम है बयान आपको मालूम है, उन्होंने कहा कि जय श्री राम का जो नारा है वो अब मुस्लिम बच्चों को पीटने के लिए एक तरह से लिया जाता है, यानी कि प्रोवोक करने के लिए लिया जाता है। उन्होंने हिंदुत्व पर भी बयान दिया, और वो एक बड़ी लीडर की बेटी हैं। तो आपको क्या लगता है इस तरह का जो बयान है वो मुस्लिम कौम को कितना प्रभावित करता है? देखिए, जो समझदार और जो प्रगतिशील के सोच के मुसलमान हैं वो तो समझते हैं कि इनकी क्या मंशा है। आप ये बताइए, खाली बयान देकर तो आप लोगों को भ्रमित कितने दिन तक करेंगे? आप काम करिए ना। हम तो अपने काम के दम पर बात करते हैं। मुसलमान समाज को आप चाहे जो भी बोलिए, लेकिन आपने किया क्या है? आपने कदम क्या उठाए हैं उनके लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, या फिर उनकी जो समस्याएं हैं उसके लिए आपने किया क्या है? किसने सोचा उनके लिए? जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, तो और तो किसी ने सोचा नहीं है। खाली बस बयानबाजी करिए, काम बताइए ना।
और एक परसेप्शन जो है मुस्लिम, अगर मैं कौम का कहूँ, मतदाताओं का कहूँ, आखिर में मेरा सवाल आपसे ये, बीजेपी के लिए बीते कुछ सालों में आपने किस तरह से बदलता हुआ देखा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हुँ, है जहाँ पर जो ह मतलब जो हमें बताया गया है हुँ, या जो हमें अपने सीनियर लीडर से बताया जाता हुँ, है कि आपको यहाँ पे या किसी पद पर अगर आपको दिया गया है तो हुँ, वो है खिदमत करने के लिए, सेवा करने के हुँ, लिए। ट्राई टू मेक पीपल्स लाइव्स बेटर हुँ, और ईज़ियर। आप ये देखिए जो सरकार की योजनाएँ हैं, उसमें लाभार्थी ये देख के तो नहीं तय किया जाता है ना कि वो व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। और मेरे ख़्याल से सरकार की जो योजनाएँ हैं, हुँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग मुसलमान समाज रहा है। हुँ, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए, फिगर्स आप देखिए ना, हुँ, ग्रामीण शहरी दोनों में हुँ, सबसे ज़्यादा मुसलमान समाज ने ही बेनिफिट किया है और मुसलमान महिलाएँ आज सशक्त हुई हैं, हुँ। क्योंकि वो घर उस महिला के नाम पर है और उसका शौहर अब उसे ऐसे निकाल नहीं सकता है घर हुँ। से। कौसर, मेरा आखिरी सवाल आपसे दिल्ली चुनाव को लेकर है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से इससे पहले घोषणा हुई महिलाओं के लिए कि अगर सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपया दिया जाएगा, वहाँ पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की भी बात की गई। तो जो दिल्ली का मतदाता है ख़ास तौर पर, क्या लगता है कि जब इस तरह की घोषणाएँ की जाती हैं तो कितना प्रभावित वो होने वाला है इस बार? देखिए, आज का मतदाता बहुत जागरूक है हुँ, और उन्हें समझ में आता है कि कौन वाक़ई में हमारे लिए काम करता है और सोचता है। हुँ, तो मतदाता बिकाऊ नहीं है। हुँ, तो उनको जो है पिछले पिछले 10 वर्षों में किसने उनके विकास के लिए वाक़ई में काम किया है या फिर सरकार का जो सपोर्ट रहा या फिर जो योजनाएँ रही हैं जिससे कई लोगों को मदद मिली है, एवरीथिंग सब कुछ सामने है, लोग समझते हैं इस बात हुँ, को। तो खाली घोषणाएँ करने से कुछ होने वाला है नहीं। हुँ। बिल्कुल कौसर, बहुत शुक्रिया आज जब आप हमारे साथ जुड़ी और दिल्ली चुनाव से लेकर ख़ास तौर पर देश के मुसलमानों की बेहतरी के लिए आपने बताया किस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है और क्या मुसलमानों पर सच में उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तमाम ऐसे मुद्दों पर आपने हमसे बातचीत की। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया को अपना टाइम देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू।